हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट नंबर 14। इससे पहले इसके 13 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। प्रत्येक पार्ट में हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में भी हम इसके 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, मतलब कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन को इसके मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाए हैं। ठीक, तो इस हिसाब से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। जो इंसुलिन है आपका, उसका निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। ये हैं आपके ऑप्शन। बताइए आपके हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं से बनता है। ये शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। अब देखो इंसुलिन का कार्य क्या है, ये शरीर में जो है रक्त शर्करा को संतुलित या नियंत्रित करता है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। श्रीरंगपट्टम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। तो बताइए इनमें से अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था श्रीरंगपट्टम में। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है, चलिए बताइए। चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान को। 1799 में श्रीरंगपट्टम के युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी आपके श्रीरंगपट्टम में। और किससे युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था अंग्रेजों के साथ। ठीक, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये हैं आपके ऑप्शन। आपके हिसाब से इसका आंसर कौन सा होगा बताइए। तो देखो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ओएनजीसी भारत का प्रमुख तेल और गैस उत्पादन कंपनी है जिसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक, तो ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। जो आनुवांशिकता के नियम थे उनका प्रतिपादन किसने किया था, ये हैं आपके ऑप्शन। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगरी मेंडल। ग्रेगरी मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवांशिकता के नियम बताए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है कि आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है ग्रेगरी मेंडल को। ठीक, और इन्होंने जो प्रयोग किए थे किस पर किए थे, तो ये किए थे मटर के पौधे पर। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। जो भोपाल में गैस कांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये है आपके ऑप्शन। बताइए आपके हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1984। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में माना जाता है। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो ये हुआ था देखो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक, कब घटना घटी थी, 3 दिसंबर 1984 को, और कहाँ, भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने में। उस समय ये घटना बहुत ही बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक थी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। जो लोहे में जंग लगती है उसका मुख्य कारक क्या है, ये आपके ऑप्शन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। साथियों सभी के सभी क्वेश्चन आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको देख के पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल ये होने वाले हैं। अगर आपको ये कंटेंट और ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुँचती रहेंगी। साथियों हमारा जो टारगेट है, हमने 10,000 से भी अधिक क्वेश्चनों की सीरीज़ का ये संग्रह तैयार किया है आपके लिए। अगर आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मतलब जीके का कोई भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से छूटेगा नहीं।
ठीक, तो पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख लेना। अब तक हम 13 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये हमारा 14वां वीडियो है। ठीक, इस हिसाब से हमने 700 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। तो चलिए बताएंगे इसका आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन और नमी की भूमिका होती है। देखो लोहे में जो जंग लगने की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑक्सीकरण। ठीक, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये है आपके ऑप्शन, बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। भारतीय शर्करा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IISRT उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है और ये चीनी उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? चीनी उद्योग से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज का खाने योग्य भाग क्या होता है? जो प्याज का भाग हम खाते हैं वो कौन सा भाग है जो खाने योग्य होता है? बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित तना। प्याज एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसमें पत्तियां मोटी होकर खाद्य भाग बनती हैं। जो इसकी पत्तियां होती हैं वो मोटी होकर खाद्य के रूप में प्रयोग की जाती है, मतलब जो उन्हें हम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? जो जमायते इस्लामी है वो किस देश का राजनीतिक दल है? ये आपके ऑप्शन, बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। जमायते इस्लामी बांग्लादेश का एक प्रमुख इस्लामिक राजनीतिक संगठन है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलूर का संबंध किससे है? बेलूर का संबंध किससे है? ये हैं आपके ऑप्शन, बताइए इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण परमहंस। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? रामकृष्ण मिशन का, जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से जुड़ा है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? ये हैं आपके ऑप्शन, बताइए आपका आंसर इसमें क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर बंगाल का विभाजन किया था, जिसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ था? ये हुआ था बंगाल विभाजन के खिलाफ। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे? भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहे, इनमें से बताइए कौन है वो। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में केवल 13 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो सबसे कम अवधि है। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री बने थे वो, ठीक, लेकिन सबसे कम दिनों का जो रिकॉर्ड है इन्हीं के नाम है। कितने दिन? मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था? ये आपके ऑप्शन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 1942। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। ठीक, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? किसका? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम वायसराय। बताइए इसमें से आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? ये हैं आपके ऑप्शन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज खान। अंग्रेज व्यापारी विलियम हॉकिंस जब मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए तब उन्हें अंग्रेज खान की उपाधि दी गई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? जो तारपीन का तेल होता है वो किस पेड़ से प्राप्त होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़। तारपीन का तेल मुख्यतः चीड़ के पेड़ों से प्राप्त रोल से बनाया जाता है। इसका उपयोग पेंट, वार्निश और औषधियों में किया जाता है। काफ़ी यूजफुल तेल होता है ये। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है? जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उसकी वर्तमान राशि कितनी है? बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाला प्रमुख खेल सम्मान पुरस्कार है। इसमें प्रशस्ति पत्र और प्रतिमा और नगद राशि दी जाती है। अब नगद राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। ठीक, तो काफ़ी अच्छा पुरस्कार ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ये हैं आपके ऑप्शन। बताइए आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था जो जीवों के विकास यानी एवोल्यूशन को समझाने का प्रमुख आधार था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? जो थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग किया जाता है वो किन देशों के लिए किया जाता है? बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासशील देश। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग उन देशों के लिए किया जाता है जो आर्थिक रूप से विकासशील हैं, मतलब जो विकास की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए थर्ड वर्ल्ड का शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज किस आकार का है? जो नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है वो किस आकार का है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखो नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो है आपके दोहरे त्रिभुज आकार का, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल का झंडा विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज है जो आयताकार नहीं है बल्कि 2 त्रिभुजों से बना है। विश्व का एकमात्र ध्वज, बाकी सभी झंडे कैसे हैं? आयताकार हैं, लेकिन नेपाल का जो झंडा है वो दोहरे त्रिभुज का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच कहाँ स्थित है? जो ग्रीनविच है वो कहाँ स्थित है? बताइए इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड यानी यूके। ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित है। यहीं से विश्व का मानक समय निर्धारित किया जाता है। ठीक, मानक समय, जो विश्व का मानक समय होता है वो कहाँ से निर्धारित किया जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्म टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन थी? जो टाइटैनिक फिल्म थी उसकी मुख्य अभिनेत्री कौन थी? बताइए आपका राइट आंसर क्या था? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केट विंसलेट। 1957 में बनी फिल्म टाइटैनिक के में केट विंसलेट ने रोज का प्रमुख किरदार निभाया था। उनका नाम क्या था इसमें? रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजा राजेंद्र प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता है? जो चोल राजा थे राजेंद्र प्रथम, उन्हें किस उपाधि से जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगई कोंडन। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा क्षेत्र तक विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्हें गंगई कोंडन कहा जाने लगा था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है उसके जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल योजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो उसमें जल योजन की प्रक्रिया होती है और वह जिप्सम में बदलकर कठोर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म तिथि जो मानी जाती है वो कब है? बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। मतलब दोनों का जन्मदिन जो पड़ता है वो पड़ता है आपके 2 अक्टूबर को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सागवान लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? जो सागवान की लकड़ी है उसका उत्पादन किस राज्य में होता है?
बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सागवान की लकड़ी का जो उत्पादन होता है वो होता है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 सितंबर 2000 को WTC ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क का मेयर कौन था। बताइए आपका आंसर इसमें क्या होने वाला है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूडी जूलियानी। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के समय न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर थे वो थे आपके रूडी जूलियानी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डेक्टिलोलॉजी किससे संबंधित है। ये आपके ऑप्शन है, बताइए आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेत भाषा। डेक्टिलोलॉजी का संबंध संकेत भाषा यानी सिग्नल लैंग्वेज से है, जिसका उपयोग विशेष रूप से श्रवण और बाक विकलांग लोग करते हैं। ठीक, जिन्हें सुनने में या बोलने में दिक्कत होती है उनके लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम डेक्टिलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाकाहारी व्यक्ति को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस मुख्यतः किससे मिलता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उन लोगों को फास्फोरस मिलता है किससे, दूध से। दूध में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नक्शे में समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। नक्शे में जो रेखा होती है जो उन स्थानों को जोड़ती है जो समान वर्षा के रूप में होते हैं, तो उन्हें उस रेखा को क्या कहते हैं। ये आपके ऑप्शन है, बताइए आपका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसोहाइट। इसोहाइट रेखा नक्शे में उन स्थानों को जोड़ती है जहां समान मात्रा में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 267 वो इनमें से किससे संबंधित है। बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकस्मिकता निधि के। ठीक, अनुच्छेद 267 के अंतर्गत भारत की आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है, ये उससे संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। MODBAT योजना कब लागू की गई थी। ये आपके ऑप्शन है, बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986। MODBT यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स योजना भारत में 1 अप्रैल 1986 को लागू की गई थी, ताकि करों की दोहरी वसूली को कम किया जा सके। किसके लिए, करों की जो दोहरी वसूली थी उसे कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री यानी HVF कहाँ स्थित है। ये आपके ऑप्शन है, बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवाड़ी, जो कि आपके तमिलनाडु में है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री भारत में टैंक और भारी सैन्य वाहनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये तमिलनाडु के आवाड़ी में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के आवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी। बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अब ये स्थापना क्यों की थी, इन्होंने क्या किया, सभी धर्मों को मिलाकर उनकी अच्छी अच्छी बातों को मिलाकर एक धर्म बना दिए, कौन, दीन इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्मारक को क्या कहा जाता है। ये आपके ऑप्शन है, बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्तूप। स्तूप बौद्ध धर्म में अर्धगोलाकार स्मारक होता है जिसमें बुद्ध या अन्य भिक्षुओं के अवशेष रखे गए थे। इसमें क्या किया गया था, बुद्ध के और उनके साथ साथ उनके अन्य भिक्षु थे, उनके अवशेष इसमें रखे गए थे, उन्हें क्या किया गया है, स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में घायल होकर किस नेता की मृत्यु हो गई थी। जो साइमन कमीशन आया था भारत, उसके विरोध में कौन से नेता की मृत्यु हो गई थी। ये आपके ऑप्शन है, बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय
गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में उनका निधन हो गया था। अब देखो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये आया था आपके 1928 ईस्वी में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। जो भारत में निर्मित कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, ये आपके ऑप्शन है, बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो उस कंप्यूटर का नाम था आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रारंभिक कंप्यूटरों में से एक है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। जो भारत सेवक समाज था उसकी स्थापना किसने की थी, बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जिसका उद्देश्य देश सेवा के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना था। क्या उद्देश्य था इसका, देश सेवा के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो मृदंग जो है वो है आपका दो मुख वाला ढोल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। मृदंग एक पारंपरिक भारतीय तालवाद्य है जिसमें दोनों ओर चमड़ा लगा होता है और दोनों ओर से बजाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को संघ की राजभाषा कब घोषित किया गया था। हिंदी को जो है संघ की राजभाषा कब घोषित किया गया था, बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब, 14 सितंबर को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है। जो आधुनिक हिंदी है इसका जनक इनमें से किसे कहा जाता है, बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदी गद्य और साहित्य को नई दिशा दी थी। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और सी। विटामिन बी समूह और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इनका नियमित सेवन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो इनमें से किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टीबी यानी क्षय रोग। बीसीजी का जो टीका है बच्चों को क्षय रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है। जो नेत्रदान होता है उसमें आंख के कौन से भाग का जो दान किया जाता है, ये आपके ऑप्शन है, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया यानी आंख का पारदर्शी जो परत होती है का प्रत्यारोपण किया जाता है, जिससे दृष्टिहीन व्यक्ति को दृष्टि मिल जाती है। ठीक, तो किसका दान होता है, ये कॉर्निया, जो कि आपके आंख का पारदर्शी जो परत होती है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो शांति निकेतन की जो स्थापना की थी वो की थी आपके रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना था। जो बाद में क्या बन गया था, विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो इनमें से किस कारण होता है। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। जो भारत की सबसे पहली टेस्ट क्रिकेट टीम थी उसके कप्तान कौन थे। तो देखो उस टीम के कप्तान थे आपके CK नायडू। 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान जो थे आपके CK नायडू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। गोवा जो है वो इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए आपका आंसर क्या होगा।
तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडोवी। मांडोवी नदी गोवा की प्रमुख नदी है और राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो इनमें से किस सन से मानी जाती है? तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1901। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाने लगे। इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वह कौन सी सबसे लंबी नदी है जो सीधे समुद्र में नहीं गिरती? बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। यमुना भारत की सबसे लंबी नदी है जो सीधे समुद्र में नहीं गिरती। ये उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। इसलिए इसका जल अंततः गंगा के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है। तो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएंगी। आप सभी को पता है कि हम आपके लिए जीके की एक क्लास रोज अपलोड करते हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।